हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं द हिंदू के कुछ एडिटोरियल को डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल में लिखा है कि आजकल ऑन गोइंग फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है। फार्मर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस घट जाते हैं, तो जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे FCI का जिक्र किया गया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश कब हुआ था 1964 में। सो आपको ये याद रखना है कि 1964 में FCI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन FCI आई कैसे थी? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जब हमारे इंडिया में खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये FCI आई, जिससे कि मेंटेन हो सके जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छे से फार्मर्स के पास और बायर्स और जो भी सेलर्स के पास अच्छे से जा सके। इसके लिए मेंटेन करने के लिए FCI हमारे इंडिया में आई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन आई है उसमें ये बताया गया कि 800 मिलियन पीपल 2050 तक रूरल एरिया में रहने लग जाएंगे। तो इसके लिए जॉब्स क्रिएट की जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, इस पेज पे बताया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया 1970 में। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे फूड प्रोडक्शन होने लग गए और हम वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लग गए, जिसकी वजह से हमें USA जैसी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। सो गेहूँ, खासकर गेहूँ और चावल में इतना सरप्लस हो गया कि हम आगे उसको सेल भी करने लग गए। बट फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन तो निकल के आया, बट हम किस पे मेनली फोकस करने लग गए? सिर्फ गेहूं और चावल पे। जो अदर हैं बट जो पल्सेस थे, मिलेट्स थे, इन पे कम ध्यान देने लग गए। सो जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और भी इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग गया। जिस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड, मर्करी और यूरेनियम जैसे जो कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं वो यूज़ होने लग गई, जैसे वो वाटर में जाने लग गया, जिससे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने लग गई। इसके अलावा हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अभी मैं आपको बताती हूँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो अभी आजकल जो फार्मर्स सुसाइड एंड वायलेंस कर रहे हैं, सो हमें क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्लाइमेट भी है वो भी चेंज होता रहता है। कहीं पे क्लाइमेट कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। तो क्लाइमेट को सही रख के, क्लाइमेट को इशू ना बना के भी हम ये काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम सॉयल में इतना ज़्यादा ये हज़ार्डस चीज़ें डालते हैं कि सॉयल जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, हम एक सॉयल हेल्थ कार्ड सिस्टम भी यहाँ दिया हुआ है। सॉयल हेल्थ कार्ड सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि कितनी मिट्टी में कितना यूरिया वगैरह यूज़ करना है। तो इससे भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है इरीगेशन। सो हमारे इंडिया में मानसून की प्रॉब्लम रहती है, कभी बारिश रहती है, कभी नहीं रहती, तो इरिगेशन की भी प्रॉब्लम है। सो डाइवर्सिफिकेशन टू अदर फॉर्म्स, मतलब हम दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दें, जैसे लाइव स्टॉक, फिशरीज़, मछली पालन, ये सब भी कर सकते हैं। फिर एग्रो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग में जैसे मिल्क से चीज़ बनाया जाए, मिल्क से मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाए, तो ये भी कर सकते हैं एक्सेस। और इसके अलावा क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर वो नई मशीन ला रहे हैं या कोई सीड्स ला रहे हैं तो उनको उसके लिए इंश्योरेंस मिले। अगर बाई चांस कभी ख़राब हो जाए तो वो आगे उनको उसका कंपनसेशन मिल सके।
इसके अलावा मार्केट पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए ताकि वो मार्केट में जाके आराम से अपनी चीज़ें बेच सकें और इजीली प्रॉफिट ले सकें। ओके फ्रेंड्स, और ये याद रखिए कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये किसका सब्जेक्ट है, ये स्टेट्स का सब्जेक्ट। और इस जो डीमोनेटाइजेशन है उसका भी इफ़ेक्ट बहुत बड़ा एग्रीकल्चर पर पड़ा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो सब कैश में ट्रेडिंग होती है और डीमोनेटाइजेशन से कैश हट गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है। तो जब कैश ही नहीं है तो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ये सब बातें निकल के सामने आई, इसीलिए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो बहुत इंश्योर करे फार्मर्स को, डिस्ट्रेस करे उनको, बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल में था। नेक्स्ट इज़, सो फ्रेंड्स, ये एक नई न्यूज़ है कि एक राजस्थान का विलेज है, उसे ट्रम्प विलेज बनाने की बात कही जा रही है। तो आप इसको नाम याद रख लें कि ये जो ट्रम्प विलेज कहाँ पे बनाया जा रहा है, राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल है कि जब क्लॉक के बारे में है कि हमारा जब पहला सैटेलाइट था IRNSS, जब वो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया तो वो फेल हो गया। तो ये जो क्लॉक है इसमें रूबिडियम क्लॉक बोला जाता है। इसमें ऐसा ये केमिकल एलिमेंट होता है जो हमें, इसका एटॉमिक नंबर 37 है, जो हमें पोजीशन बताता है कि जो सैटेलाइट गए हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो ये जो सैटेलाइट थी ये ख़राब हो गई थी। अभी इसको इंडिया में नेवल्स नाम से, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंडिपेंडेंट इंडियन सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है जो हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया है। और इसका क्या पर्पस है, रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज को बताना। सो इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, 7 सैटेलाइट्स को इसका कॉन्स्टिलेशन किया है। एंड इसके जो 3 ऑफ सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के हैं, जो 4 जियो सिंक्रोनस के हैं। सो यहाँ पे है इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार हैं। सो इनका नाम आपको याद रखना है, चेयरमैन AS किरण कुमार। एंड जो 7 सैटेलाइट्स का नेम है वो है IRNSS, IA, IP, IC, ID, IE, IF, IG एंड सक्सेसफुली लॉन्च हुए थे जुलाई 2, 2013 में, 14 में, फिर अक्टूबर 2014 में, फिर 2015 में, 2016 में, फिर मार्च 2016 में एंड अप्रैल 2016 में ये हुए थे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ज़ीका बीमारी के बारे में बोला गया है, ये एक बीमारी जो जिसे बोला गया है माइक्रोसीफाइल ज़ीका। सो ये कौन सी बीमारी है आप देख सकते हैं। माइक्रोसीफाइल इज़ अ रेयर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट वेयर ए बेबी हेड इज़ मच स्मॉलर देन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर इट्स एज एंड सेक्स। सो अगर ये बीमारी लग जाती है तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसके जो बेबी होता है उसका जो हेड है वो नॉर्मल से छोटा हो जाता है। 2006 में इसको इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर किया जा चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, युगांडा में, जो सबसे पहले हुआ था 1947 में युगांडा में। और WHO ने डिक्लेयर किया ज़ीका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC इन फरवरी 2016। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का एडिटोरियल था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ अगर आपको ऐसे ही एडिटोरियल और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।